हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ईसीजी की वेव्स के बारे में। वेव्स मींस पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। बेसिक तो सबको पता ही है कि पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करता है, और टी वेव की बात करें तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करती है। ये तो हो गई बेसिक, इतना तो सबको पता होता है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं डिटेल में। तो पी वेव का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है वो देखते हैं। ये है हमारा एसए नोड। ऐसे नोड जहां से हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो गया, इंपल्स जनरेट होगी। इंपल्स जनरेट होने के बाद में सबसे पहले करंट सप्लाई किसको देगी? ये राइट एट्रियम है हमारा। राइट एट्रियम को ये करंट सप्लाई देगी। राइट एट्रियम को करंट सप्लाई देने के बाद में राइट एट्रियम में क्या होगा? डीपोलराइजेशन। तो राइट एट्रियम में डीपोलराइजेशन हुआ तो ये हाफ पी वेव हमारी बन जाएगी। हाफ पी वेव बन गई। अब इसके बाद में आगे राइट एट्रियम में करंट फ्लो होने के बाद में इसका जो करंट है एसए नोड से जो गया है वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में करंट जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम क्या होगा? डीपोलराइज होगा। डीपोलराइज होने के बाद में ये बची हुई हाफ पी हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं इसको साइज में थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूं ताकि जो समझने के हिसाब से अपने इजी हो जाएगा। अब हमने देखा कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों में डीपोलराइज होने से पूरी पीओ बनी अपनी। मींस हम कह सकते हैं कि जो ये पी वेव है उसका जो ए वाला आधा पार्ट है, आधा पार्ट जो ये है, ये हमारा राइट एट्रियम को शो करेगा। राइट एट्रियम के होने वाले डीपोलराइजेशन को शो करेगा। और जो बचा हुआ आधा पार्ट है इधर वाला, ये हमारे लेफ्ट एट्रियम के डीपोलराइजेशन को शो करेगा। दोनों एट्रियम के डीपोलराइजेशन से हमारी फुल पी वेव बनी है। अब हम देखें मॉर्फोलॉजी इसकी पी वेव की, तो पी वेव हमें दिखने में कैसे लग रही है? पी वेव को हम देखें तो दिखने में कैसे लग रही है? तो ये राउंड शेप है। फर्स्ट थिंग, पहली बात तो राउंड शेप है। दूसरी बात ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मींस इसको अगर हम बीच में से काटे तो दोनों जो इसके हिस्से हैं वो इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया ये यूनिफॉर्म है। तीसरी बात हम करें कि पी वेव जो है हमारी वो सीधी है ना। ये बेस लाइन है हमारी, बेस लाइन या आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जहां पे करंट जीरो होता है, और ये अपराइट है या सीधी है। चौथी बात करें तो पी वेव के साथ में हमेशा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा ही आएगा। मतलब यूं मान के चलिए आपके पी वेव जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ शादी कर चुकी है, और पी वेव जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ ही रहेगी लाइफ लॉन्ग। अगर पी वेव के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा है देन ये गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है? ये है हार्ड ब्लॉक। अगर पी वेव के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आता है तो ये हार्ड ब्लॉक की कंडीशन है। तो ये चारों चीजें मैंने आपको बताई कि ये राउंड शेप होती है, अपराइट होती है, यूनिफॉर्म होती है, एंड ऑलवेज मेड विद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये चारों पॉइंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। राउंड शेप, यूनिफॉर्म, अपराइट एंड मेड विद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे जो तीसरा पॉइंट है अपराइट, अपराइट वाला जो पॉइंट है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं चारों को और फिर मैं आपको बताता हूं। अपराइट जो है वो ऑलवेज अपराइट की जगह पे दो लीड्स ऐसी होती है जिनके अंदर जो पी वेव हमारी वो अपराइट नहीं होगी, मतलब सीधी नहीं होगी। तो वो लीड्स कौन कौन सी है? तो फर्स्ट लीड जो है हमारी वो है एवीआर। एवीआर में सबको पता है कि ईसीजी पूरी उल्टी चलती है, या फिर हम कहते हैं कि एवीआर की जो ईसीजी की जो रिदम है वो सेकंड जो हमारी लीड है उसकी मिरर इमेज है, जस्ट अपोजिट। जैसे सेकंड में चलता पी क्यू आर एस टी, वैसे ही जस्ट उसका अपोजिट उल्टा ड्रॉ होता है एवीआर के अंदर। ये पी वेव, देन ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देन मैं ड्रॉ कर दूं ये टी वेव, है ना। ये पी वेव यहां पे हमारी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा ये, उसके बाद में ये टी वेव। तो यहां पे एवीआर में एक तो एक लीड तो होगी, एवीआर के अंदर पी वेव इन्वर्टेड है। दूसरी बात करें हम वी वन लीड के अंदर। अब वी वन में क्या देखने को मिलेगा साहब? तो V1 में जो पी वेव होती है हमारी वो बाइफेजिक होती है। बाइफेजिक मींस दो फेज जो हैं इसके, राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन वाले और लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन वाले, वो दोनों ऐसे होते हैं। एक फेज ऐसा होगा, दूसरा फेज ऐसा होगा। ये जो फेज है वो राइट एट्रियम वाला है, जो कि हम ऊपर बात कर चुके, राइट एट्रियम वाला फेज। और ये दूसरा फेज जो है ये हमारा लेफ्ट एट्रियम वाला है। तो V1 के अंदर हमारी जो पी वेव होगी वो बाइफेजिक बनेगी। अब हम बात करते हैं इसकी नॉर्मल जो इसका ड्यूरेशन है और नॉर्मल जो इसकी हाइट है उसके बारे में। तो मैं इनको एक बार मिटा देता हूं। हम बात करें अगर इसकी नॉर्मल, इसका ड्यूरेशन कितना है, तो नॉर्मल ड्यूरेशन होगा इसका 2 से लेकर 2.5 mm। ये जो ड्यूरेशन है इसका ये होगा 2 से लेकर 2.5 mm, या फिर मैं बोल दूं स्मॉल बॉक्स।
2 से लेकर 2.5 स्मॉल बॉक्स। और अब हम हाइट की बात करें तो हाइट जो है पी वेव की वो होगी लगभग 2.5 mm, या फिर मैं बोल दूं 2.5 कितना स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स। अब 2.5 स्मॉल बॉक्स इसकी हाइट है और अप्रोक्सीमेट लगभग 2 से 2.5 mm इसका ड्यूरेशन है। तो इसको टाइम में अगर कन्वर्ट कर देंगे हम तो 40 इंटू 2। मैंने 40 इंटू 2 क्यों बोला? क्योंकि 40 जो मिली सेकेंड है, 40 मिली सेकेंड अपना एक स्मॉल बॉक्स होता है। एक स्मॉल बॉक्स का जो टाइम होता है वो 40 मिली सेकेंड होता है। तो 2 का कितना हो गया? 80 से लेकर 2.5 का 100 मिली सेकेंड। ये हमारा ड्यूरेशन हो जाएगा पी वेव का, 80 टू 100 मिली सेकेंड ये ड्यूरेशन हो जाएगा पी वेव का। और हाइट की हम बात कर चुके हैं 2.5 mm। अब हम देखें एबनॉर्मलिटी पी वेव की। पी वेव की एबनॉर्मलिटी क्या हो सकती है? या तो इसका जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन 80 टू 100 मिली सेकेंड है, वो इससे ज्यादा हो जाए, या फिर हम देख लें कि जो इसकी हाइट है, हाइट जो है इसकी 2.5 mm, वो इससे ज्यादा हो जाए। तो किन कंडीशंस में हमको ये देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले ड्यूरेशन। ड्यूरेशन अगर पी वेव का जो है हमारा वो 2.5 mm से ज्यादा हो जा रहा है तो क्या होगा? ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट किसी भी कंडीशन की वजह से या किसी भी डिजीज की वजह से अगर लेफ्ट साइड का एट्रियम हमारा एनलार्ज हो रहा है या हाइपरट्रोफी कर रहा है, उसकी जो सेल्स है वो साइज में बढ़ रही है, तो फिर क्या होगा? पी वेव कैसी हमारी बनेगी? तो पी वेव जो है हमारी वो लिम्ब लीड, जो हमारी लिम्ब लीड है, जो हमारी लिम्ब लीड है, लिम्ब लीड में बात करें तो सेकंड, उसके हम देखें सेकंड के अंदर देखेंगे तो किस तरह की दिखेगी हमें? इस तरह की पी वेव कुछ हमें देखने को मिलेगी। तो अगर इसको देखो तो बहुत सिंपल सी इजी वे में बोल सकते हैं कि ये एक एम शेप का पैटर्न बन रहा है, एम शेप का पैटर्न बन रहा है, एम शेप। और इसको बोलते क्या है? तो इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है, इसको बोलते हैं पी मिट्रेल। पी मिट्रेल, पी मिट्रेल कहां देखने को मिल रहा है हमें? लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट की कंडीशन में, और लिम्ब लीड में ये एम शेप जो है वो हमारी पी वेव हमें देखने को मिल रही है। अब यही पी वेव हमें प्रीकोडियल्स में देखेंगे तो कैसे दिखेगी? तो प्रीकोडियल्स में हम देखते हैं चेस्ट लीड के अंदर, उसमें हम देखते हैं V1 के अंदर, V1 के अंदर हमारी जो पी वेव है वो कैसे दिखेगी? तो सब नॉर्मली हमने जो पी वेव देखी थी V1 के अंदर वो बाईफेजिक थी, इस तरह से, एक फेज ये और एक फेज ये हमारा राइट एट्रियम वाला फेज था और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम वाला फेज था। ठीक है, यहां पे हमने क्या बोला? लेफ्ट साइड का जो एट्रियम है वो एनलार्ज हो चुका है, एनलार्ज हो चुका है, तो जो ये वाला फेज है वो वाला भी एनलार्ज हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये फर्स्ट फेज तो ये ठीक है, बाकी दूसरा जो फेज है वो बढ़ गया साइज में। तो इस तरह से हम देखेंगे ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन जो है वो मोर देन 2.5 स्मॉल बॉक्स हो जाएगा, मोर देन 2.5 स्मॉल बॉक्स हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात हमारी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में पी वेव किस तरह से बनेगी लिम्ब लीड्स में और प्रीकोडियल्स में। लिम्ब लीड्स में हम सेकंड को देखेंगे और स्पेशली प्रीकोडियल्स में हम देखेंगे V1 को। अब बात करें हम एक और एब्नॉर्मलिटी के बारे में जो होती है राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट बोल दो या राइट एट्रियल हाइपरट्रोफी बोल दो। तो जो भी डिजीज या पैथोलॉजी जिसकी वजह से राइट साइड का एट्रियम एनलार्ज कर रहा है, तो उस कंडीशन में पी वेव का फॉर्मेशन कैसा होगा? तो उस कंडीशन में हम बात करें वापस वही सेम लिम्ब लीड्स में कैसी और प्रीकोडियल्स में कैसी। तो लिम्ब लीड में हमने सेकंड देखा था, सेकंड लीड के अंदर हमारा कैसा दिखेगा पी वेव? तो पी वेव हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखने में ये दिख रहा पीक और पॉइंटेड, तो इसको हम यही बोल देते हैं, ये है पीक्ड पॉइंटेड, पीक पॉइंटेड पी वेव। इस तरह की पीक पॉइंटेड पी वेव को हम क्या बोलते हैं? पी पल्मोनेल, पी पल्मोनेल। और ये पी पल्मोनेल जो है वो हमें किस तरह की बीमारियों में देखने को मिलेगा? तो मोस्ट ऑफ जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है,
या लंग से रिलेटेड जो डिजीज है, या क्रोनिक लंग पैथोलॉजी है, उनमें देखने को मिलेगा। जब फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं, या तो सीओपीडी हो गया हमारा, या फिर कोर पल्मोनियल हो गया, या फिर लंबे समय से पल्मोनरी आर्टियल हाइपरटेंशन जो है वो बढ़ा हुआ है। इस कंडीशन में भी हमारा राइट साइड का एट्रियम है वो एनलार्ज हो जाएगा। अब राइट साइड के एट्रियम एनलार्जमेंट से हमने देख लिया। सेकंड के अंदर हमें कैसा देखने को मिलेगा? पीक पॉइंटेड पी वेव। अब हम बात करें V1। V1 के अंदर हमें किस तरह की पी वेव देखने को मिलेगी? तो V1 के अंदर हमने देखा था कि बाईफेजिक होती है पी वेव। इस तरह से नॉर्मल जो पी वेव होती है वो इस तरह से होती है, हमारी दो फेज बनते हैं। बात कर चुके हैं पहले, ये राइट वाले एट्रियम को शो करेगा और ये वाला लेफ्ट वाले एट्रियम को शो करेगा। ये वाला लेफ्ट वाले एट्रियम को शो करेगा। तो यहां पर अब क्या चेंजेस आएगा? ये तो नॉर्मल है। एबनॉर्मलिटी में देखें हम तो क्या चेंजेस आएगा? जो फर्स्ट वाला फेज है इसका, फर्स्ट वाला फेज है वो इस तरह से थोड़ा सा यूं हो जाएगा और सेकंड फेज अपना नॉर्मल रहेगा। तो देख सकते हैं अपन जो पीक पॉइंटेड पी हमने सेकंड लीड में देखी थी, उस टाइप का थोड़ा सा इसका जो शेप है वो पॉइंटेड हो जाएगा। जो इसका राइट एट्रियम वाला फेज है उसका पॉइंटेड शेप हो जाएगा और सेकंड वाला फेज वो नॉर्मल रहेगा। ये हो गई पी वेव की एबनॉर्मलिटीज के बारे में बात। अब क्या होगा? अब हमारा जो करंट है, अब हमारा जो करंट है वो एसए नोड से चल के एबी नोड तक जाएगा, जिसके लिए तीन पाथवे होते हैं, पाथवे ऑफ थोरल, वेनकेबेक और बैकमान। यहां से ये चल के एबी नोड तक जाएगा। अब एबी नोड तक जाने के बाद में ये बंडल ऑफ हिज को मिलेगा, देन दोनों साइड के बंडल ब्रांच, देन परकिंजे फाइबर्स। मींस हम कह सकते हैं कि एसए नोड में इंपल्स जो जनरेट हुआ, पहले उसने एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवाया, उसके बाद में वो एबी नोड को मिलकर बाद में वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो एसए नोड से एबी नोड तक का जो जाने का समय लग रहा है हमारा, उसको हम पीआर इंटरवल बोलते हैं। एसए नोड से एबी नोड तक जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसको जाने में जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पीआर इंटरवल। ये हमारी पी वेव, देन ये आर इंटरवल। ये है हमारा पीआर इंटरवल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एसए नोड से एबी नोड तक इंपल्स जाने में लगने वाला समय। तो इसकी बात करें नॉर्मली ये होता कितना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो नॉर्मली ये होता है हमारा पीआर जो इंटरवल होता है वो होता है 3 से 5 स्मॉल बॉक्स, या मैं यूं बोल सकता हूं 120 से लेकर 200 मिली सेकेंड, ये इसका ड्यूरेशन है। और है क्या? पी वेव जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से लेकर आर वेव जहां पे स्टार्ट हो रही है, उन दोनों के बीच की दूरी पीआर इंटरवल। अब ये नॉर्मल इतना होता है। अगर ये 200 मिली सेकेंड से ज्यादा हो जाए, अगर मैं कह दूं कि पीआर इंटरवल जो है हमारा वो 200 मिली सेकेंड से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? अगर 200 मिली सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा तो ये कंडीशन होगी हार्ड ब्लॉक वाली। इस कंडीशन को हम बोलेंगे हार्ड ब्लॉक। और अगर पीआर इंटरवल जो है हमारा वो 120 मिली सेकेंड से कम है, 120 मिली सेकेंड से भी कम है, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट पीआर इंटरवल। शॉर्ट पीआर इंटरवल। यह कहां पे देखने को मिलेगा हमें? ये देखने को मिलेगा हमें वोल्फ पार्किंसन वाइट, WPW सिंड्रोम, WPW सिंड्रोम। अब WPW सिंड्रोम क्या होता है? तो मैं यहां पे ड्रॉ करके बता देता हूं एक बार आपको। ये हमारी पी वेव, देन पीआर जो सेगमेंट बनना चाहिए वो नहीं बनके यहां पे सिंपल एक डेल्टा वेव बनेगी। डेल्टा वेव के बाद में हमारा जो आर वेव है वो बनेगा, देन इस तरह से ड्रॉ होने के बाद में ये हमारा टी वेव बन जाएगा। तो देखें यहाँ पे पीआर इंटरवल है वो घट गया है, और ये जो वेव है एक्स्ट्रा दिख रही है हमें, ये डेल्टा वेव कहलाएगी। और ये कंडीशन क्या है? WPW, या फिर बोल सकते वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। तो हमने देख लिया शॉर्ट पीआर इंटरवल हमें कहां देखने को मिलेगा? WPW सिंड्रोम में। और लॉन्ग पीआर इंटरवल जो है, या फिर बोले कि पीआर इंटरवल बढ़ रहा है, वो कहां पे देखने को मिलेगा? हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में। ये हो गई हमारी बात पीआर इंटरवल की। अब हम चलते हैं आगे।
पीआर इंटरवल के बाद में ये आगे सिग्नल किसको देगा, बंडल ऑफ हीज को। बंडल ऑफ हीज को देने के बाद में दोनों बंडल ब्रांच ब्लॉक्स को, तो बंडल ऑफ हीज को जब देगा तो सबसे पहले जो सेप्टम है उसमें डीपोलराइजेशन होगा। सेप्टम में डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या फॉर्मेशन होगा, क्यू वेव। सीक्वेंस से देख रहे हैं हम, पी वेव हमने देख लिया, पी वेव किस तरह से बनी, उसके बाद में पीआर इंटरवल कैसे बना, देन हम देख रहे हैं क्यू वेव कैसे बन रही है। तो ये हमने पी वेव देखी थी, देन पीआर इंटरवल हमारा हो गया था, देन ये क्यू वेव कैसे फॉर्मेशन हो रही है। तो क्यू वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेप्टम में डीपोलराइजेशन की वजह से, क्यू वेव सेप्टल डीपोलराइजेशन। उसके बाद में फिर करंट जो है हमारा वो पहले जाएगा लेफ्ट साइड के बंडल ब्रांच में, देन उसके बाद राइट साइड के बंडल ब्रांच में। तो हम बात करें करंट जो है हमारा, जो करंट बोल दे हम, या फिर हम बोल दे इंपल्स जो हमारी एसए नोड से आई थी, जो एसए नोड से आई थी वो पहले मिलेगी लेफ्ट साइड के बंडल ब्रांच को, उसके बाद राइट साइड के बंडल ब्रांच को। तो इस तरह से फिर हमारा पूरा क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है वो ड्रॉ हो जाएगा। दोनों बंडल ब्रांच में इंपल्स जा चुकी है और दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर डीपोलराइजेशन हो चुका है, देन हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखने में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें दिख कैसे रहा है, तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा। तो दिखने में हमें दिख रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारा एक तो नैरो है, दूसरी बात करें हम इसके एंगल्स जो है शार्प और पॉइंटेड है। ये है नॉर्मल कंडीशन। अगर इसके अलावा कुछ और होता है तो वो एबनॉर्मल है। अगर मैं कह दूं कि जो एंगल्स है ब्लंट है, या फिर जो ये नैरो की जगह पे वाइड हो गया, तो वो भी एबनॉर्मल है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसका ड्यूरेशन होता कितना है, तो इसका होता है 2 से लेकर 3 स्मॉल बॉक्स, 2 से लेकर 3 स्मॉल बॉक्स। या फिर हम बात करें टाइम की तो 80 से लेकर 120, मतलब 80 से लेकर 120 मिली सेकेंड इसका टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है। अब एबनॉर्मलिटी क्या है, एबनॉर्मल किस कंडीशन में कहलाएगा, या तो 80 मिली सेकेंड से कम हो जाए, मींस 2 स्मॉल बॉक्स से, 2 स्मॉल बॉक्स से कम हो जाए ड्यूरेशन, या फिर 120 मिली सेकेंड से, या 3 स्मॉल बॉक्स से, 3 स्मॉल बॉक्स से ज्यादा हो जाए ड्यूरेशन तो भी एबनॉर्मल है। 80 मिली सेकेंड से कम अगर हो रहा है तो यह कहां देखने को मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। अगर 80 मिली सेकेंड या फिर 2 स्मॉल बॉक्स इनसे कम हो रहा है ड्यूरेशन, तो हमें देखने को मिलेगा एग्जांपल, एक तो हमारा पीएसवीटी, दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा एट्रियल फ्लटर, तीसरा एग्जांपल हो गया हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन। ये 3 कंडीशन है जिसके अंदर हमें जो हमारा ड्यूरेशन है वो 2 स्मॉल बॉक्स से कम हो जाएगा। पीएसवीटी मींस पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो इन कंडीशंस में तो हमारा जो पीआर इंटरवल है, सॉरी हमारा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा। और अब बात करें हम ज्यादा किसमें होगा, जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन है वो मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स, 3 स्मॉल बॉक्स, ये क्यूआरएस है हमारा, मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स किस कंडीशन में होगा, तो एक तो ये हो सकता है वीटी की कंडीशन में, वीटी जिसमें ब्रॉड क्यूआरएस बनता है। एक हो सकता है बंडल ब्रांच ब्लॉक की कंडीशन में, बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो इसमें कैसे साहब, कैसे समझे कि बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर हमारा क्यूआरएस जो है उसका ड्यूरेशन है वो ज्यादा हो जाएगा, मींस क्यूआरएस जो है नॉर्मल अपनी जो इसकी चौड़ाई है उससे ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो बंडल ब्रांच ब्लॉक को हम एक बार थोड़ा सा देखते हैं। सपोज करो मैं इस साइड की बंडल ब्रांच जो है उसको ब्लॉक कर दूं, मींस इसमें करंट नहीं आ रहा है,
इसमें इंपल्स का जो करंट है वो नहीं आ रहा है, तो करंट जो है वो बंडल ऑफ हिट से सीधा राइट वाली बंडल ब्रांच में आके परकिंजर फाइबर्स को मिल जाएगा। और अब इसके बाद में यहां पे करंट आने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा, या फिर यहां पे करंट कम आएगा। इस साइड में करंट है वो काफी कम आएगा, जिसकी वजह से इसका जो डीपोलराइजेशन है उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब दोनों के डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, वेरिएशन आ गया। इसका डीपोलराइजेशन पहले हो गया, इसका डीपोलराइजेशन बाद में हो गया। तो क्यूआरएस मैं बोलूं, अगर मैं एक रफ बताता हूं आपको डायग्राम बना के, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारा कुछ इस तरह से हो सकता है। ये रफ है ना, ये केवल समझने के लिए है कि जो ड्यूरेशन था वो इस तरह का होना चाहिए था नैरो क्यूआरएस, उसकी जगह पे ये एबनॉर्मल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि बंडल ब्रांच जो है वो ब्लॉक हो गई। हो सकता है कि राइट साइड की बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए, दोनों में अलग अलग तरह के पैटर्न बनते हैं जो हम डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ये तो हो गई हमारी क्यूआरएस। क्यूआरएस कैसे फॉर्मेशन हुआ, वेंट्रिकल्स के अंदर डीपोलराइजेशन होने से क्यूआरएस का फॉर्मेशन हुआ है। और अब हम बात करते हैं हमारे एसटी सेगमेंट और टी वेव के बारे में। तो पहले हम ले लेते हैं एसटी सेगमेंट को। एसटी सेगमेंट क्या होता है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, देन ये टी वेव। अब ये जो जहां पे एस वेव खत्म हो रही है, जहां पे एस वेव खत्म हो रही है और जहां पे टी वेव स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, ये जो टाइम है या ड्यूरेशन है, टाइम बोल दें या ड्यूरेशन बोल दें, जहां पे एस वेव एंड और टी वेव स्टार्ट, एस वेव तो एंड हो रही है और टी वेव स्टार्ट हो रही है, वो जो पार्ट है वो एसटी सेगमेंट कहलाता है हमारा। एसटी सेगमेंट, ये एसटी सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट और इंटरवल में क्या डिफरेंस है, तो ये भी देख लेते हैं साथ साथ। सेगमेंट जो होता है हमारा वो बेस लाइन का पार्ट होता है, ये बेस लाइन या आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, इसको हम सेगमेंट बोलेंगे। और अगर मैं बोल दूं इंटरवल, तो इंटरवल के अंदर हम वेव्स को भी काउंट करते हैं। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल पी आर इंटरवल में हमने पी वेव और इस पार्ट को, बेस लाइन के इस पार्ट को भी लिया था, तो इसको हमने कॉमनली मिला के बोला था पी आर इंटरवल। अगर मैं बोल दूं कि टी वेव खत्म हो रही है और उसके बाद का, जैसे ये टी वेव यहां पे खत्म हो गई और उसके बाद से लेकर आर वेव यहां पे स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर, तो इसको हम बोलेंगे पी आर सेगमेंट। इंटरवल के बारे में पहले बात कर चुके हैं। ये जो टुकड़ा होगा हमारा बेस लाइन का, उसको पी आर हम सेगमेंट बोलेंगे। हम बात कर रहे हैं एसटी सेगमेंट के बारे में। अब एक और चीज, एसटी सेगमेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं जे पॉइंट। अब बात करते हैं एसटी सेगमेंट की एबनॉर्मलिटी, वो क्या है। मान लो कि एसटी सेगमेंट जो है वो अपनी नॉर्मल जो बेसलाइन थी, ये बेसलाइन है, बेसलाइन से ऊपर चला गया, मतलब इलेवेट हो गया, तो इसको हम एसटी सेगमेंट इलेवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन या स्टेमी बोलेंगे। और अगर ये जो सेगमेंट है हमारा बेस लाइन से नीचे चला गया, तो इसको हम बोलेंगे एसटी डिप्रेशन, या फिर इसको हम बोलेंगे नॉन एसटी सेगमेंट इलेवेशन एमआई। इलेवेशन हो रहा था तो हम बोल रहे थे स्टेमी, और डिप्रेशन हो रहा था हम बोल रहे हैं एन स्टेमी। ये दोनों कंडीशन इस्चीमिया को शो करती है, या फिर मैं बोल दूं कि हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन को शो करती है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, या हम जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक, उसको शो करती है। दोनों वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब जो हम बार बार में बात कर रहे हैं डीपोलराइजेशन और या फिर रीपोलराइजेशन, तो ये क्या है, डीपोलराइजेशन मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, या फिर हम उसको सिस्टोल वर्ड बोलते हैं। मींस जैसे ही ब्लड आया, पंप हुआ और वो आगे चला गया। तो ये जो पंप हो रहा है, ये जो पंप होने वाला प्रोसीजर, इसको हम सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और ये कब होता है, जब डीपोलराइजेशन होता है तब होता है। और टी वेव जो हमारी होती है, टी वेव की हम बात करें, जो हमारी टी वेव है, टी वेव हमारी बनती है
वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के टाइम पे, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के टाइम पे हमारी टी वेव बनती है। रीपोलराइजेशन अगर हो रहा है तो रिलैक्सेशन होगा, और डायस्टोल इसको हम बोलते हैं, रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टोल। जो हमारा हार्ट है उसकी खुद की जो सप्लाई है वो होती है हमारी डायस्टोल के टाइम पे, डायस्टोल के टाइम पे, क्योंकि सिस्टोल के टाइम पे तो लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे करके पंप करेगा तो सारा ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी में चला जाएगा, तो कोरोनरी जो आर्टरीज है उनको नहीं मिलेगा। जैसे ही डायस्टोल होगा, हार्ट रिलैक्स करेगा, देन जो ब्लड है वो फिल करेगा हमारी कोरोनरी आर्टरीज में, आरसीए में और एलएमसीए में, एलएमसीए फर्दर एलएडी और एलसीएक्स जो कि घूम के पीछे चली जाएगी। तो हार्ट को जो खुद की सप्लाई है, कोरोनरी सप्लाई, कोरोनरी सप्लाई जो है वो कब मिलती है? डायस्टोल के टाइम पे। वेंट्रिकल्स में डायस्टोल जब होगा, वेंट्रिकल्स में जब डायस्टोल होगा उस टाइम पे हार्ट को खुद की सप्लाई मिलती है। टी वेव के बाद हम बात करते हैं क्यूटी इंटरवल की। क्यूटी इंटरवल क्या है? तो इंटरवल के लिए हमने बोला था कि जिसमें वेव्स और सेगमेंट दोनों प्रेजेंट हो वो इंटरवल होता है। तो यहां पे पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा हमारा, एस3 सेगमेंट आ जाएगा, टी वेव आ जाएगी। मीन से बोले कि जो वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन था और रीपोलराइजेशन था वो क्यूटी इंटरवल है। डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये हमारा क्या है? क्यूटी इंटरवल है। अब क्यूटी इंटरवल जो होता है हमारा वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम आयन। क्यूटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम आयन मींस अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो क्यूटी इंटरवल बढ़ जाएगा, और अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो क्यूटी इंटरवल कम हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन, किस कंडीशन में ऐसा होता है? कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है और क्यूटी इंटरवल बढ़ रहा है। ये हमें टिटेनी, नॉर्मली जो हम टिटनस बोलते हैं, टिटनस, टिटेनस, अभी टिटनस की क्या कहानी है? टिटनस अपने आप में एक बहुत बेकार बीमारी है। ये वैसे कहीं मान लो हम गिर गए हैं रास्ते में चलते हुए, हमें रगड़ लग गई है धूल मिट्टी में, या फिर कोई पुराना जंग लगा लोहा है या उसकी चोट लग गई है, धूल मिट्टी में गोबर वगैरह में क्या होता है कि जो टिटनी या टिटनस के जो वायरस होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, वो प्रेजेंट होते हैं, वो एंटर करते हैं बॉडी में, जहां से एब्रेजन हो वहां से। अब एंटर करने के बाद में वो ग्रो करते हैं, और हमने अगर इसका प्रिवेंशन के लिए पहले से टिटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया, टीटी या टिटनस टॉक्साइड नहीं लगवाया है, तो होगा क्या? जब ये डेवलप हो जाएगी पूरी बीमारी तो ये पेशेंट को उसकी सारी मसल्स में इस तरह से स्पाज्म होगा, पूरी मसल सारी इस तरह से अकड़ जाएगी कि पेशेंट का जो शरीर है, शरीर वो इस तरह से हो जाएगा उसका धनुष के जैसा, और देखेंगे हम तो पेशेंट का केवल ये सिर और उसके पैर बस ये सरफेस पे टच होंगे, बाकी पूरा शरीर जो है ऐसा धनुष की तरह हो जाएगा, और इतनी ज्यादा टोन होगी कि ये कंटिन्यूस टोन बढ़ते बढ़ते इसकी हड्डियां तक टूट जाएगी पेशेंट की, बहुत बुरी बुरी मौत मरेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं ओफिस्टोटोनस, ओफिस्टोटोनस। अब ये हुआ कैसे? कैल्शियम की कमी की वजह से। और ये जो टिटेनी है इसका कोज क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो कि वायरस है, जो कि धूल मिट्टी या जंगल के लोहे या फिर इस तरह की सरफेस में मिलता है। इसलिए ऑलवेज जब भी हमें इस तरह की कोई भी इंजरी हो जाए, हम गिर जाए, पड़ जाए, कहीं पे एब्रेजन हो गया हमें, या फिर ब्लड निकल रहा है कहीं से, तो तुरंत टीटी का इंजेक्शन जो है टिटनस टॉक्साइड का वो लगा लेना चाहिए। ये सेफ है, नहीं लगाएंगे किस्मत खराब है तो टिटनस हो जाएगा, बड़ी बुरी मौत मरेंगे, ये बहुत गंदा है। अब बात करें कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ जाए तो किस कंडीशन में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है? क्यूटी इंटरवल कम हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं एक तो विटामिन D3 इंटॉक्सिकेशन, या फिर सीए ब्रेस्ट बोल दें हम, सीए ब्रेस्ट, या फिर हम बोलते हैं पैराथायरॉइड एडिनोमा, पैराथायरॉइड एडिनोमा। ये कंडीशंस है जिनमें कैल्शियम का लेवल बढ़ता है और क्यूटी इंटरवल कम हो जाता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे यू वेव। यू वेव जो है हमारी, वैसे तो वो जनरली देखने को मिलती नहीं है, फिर भी इसकी बात कर लेते हैं।
नॉट सीन इन 75% नॉर्मल पीपल, नहीं देखने को मिलती है। और मोस्टली मैंने तो अभी तक देखी नहीं, 8 साल हो गए मुझे काम करते हुए, कभी नहीं देखी। ऑलवेज सीन इन लोअर हार्ट रेट, एग्जाम्पल ये लेस देन 60 बीट पर मिनट, लोअर साइड की हार्ट रेट है, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है तो देखने को मिल सकती है। प्रीकोर्डियल्स के अंदर ये देखने को मिलेगी हमें, जो चेस्ट लीड है उनमें स्पेशली V2 या V3 के अंदर। इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है और मोस्ट ऑफ देखने को भी नहीं मिलती है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। और मोर डिटेल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, डॉक्टर अशफाक अली। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर अशफाक अली के नाम से मेरी आईडी है।